नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं होलाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज भी जो विषय है वो पश्चिम बंगाल से ही है। पश्चिम बंगाल से विषय इसलिए क्योंकि विपक्षी टीएमसी में बहुत खलबली है और ये खलबली अब सतह पर भी आ रही है। कई तरह की बातें जो हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं, कुछ चीजें खुलकर आ रही हैं, कुछ चीजें अभी भी पर्दे के पीछे हैं। इन सब के बीच ममता बनर्जी दीदी, उनकी कोशिश है कि पार्टी को किसी तरह बचा ले जाएं। पार्टी पर बड़ा संकट है। यह संकट अंदर से सबसे ज्यादा है, बाहर की भी संकट है, लेकिन अंदर का संकट सबसे बड़ा संकट है ममता बनर्जी दीदी पर और उनकी पार्टी टीएमसी पर। क्योंकि जिस तरह के बगावत के सुर सुनाई पड़ने लगे हैं, 2 विधायकों को तो दीदी ने खुद ही निकाला, लेकिन वो सिर्फ संख्या 2 नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और उन विधायकों का दावा भी है कि वो सिर्फ 2 नहीं है, वो दर्जनों में है, वो 5 दर्जन भी हो सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने जब बैठक बुलाई थी 80 विधायकों की, उसमें पहुंचे कितने थे? सिर्फ 20, यानी 60 विधायक नदारद। और उसमें भी जो 20 पहुंचे उसकी उनके बारे में भी खबरें हैं कि उनमें से कई विधायकों को तो गाड़ी भेज कर ममता बनर्जी ने बुलवाया, उनके लिए गाड़ी भेजी गई तब वो आए। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इन सब के बीच यह भी बात है कि ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए सड़क पर उतर रही हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है टीएमसी के लोगों के अंदर से ही कि ममता बनर्जी अब सड़क पर उतर रही हैं। 4 मई के बाद, जब 4 मई को पार्टी हारी, वहां पर बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी जीती, 9 मई को सरकार बनी थी, तो उसके बाद से जगह जगह से जो कुछ भी खबरें आई, जहां भी टीएमसी नेताओं पर किसी भी तरह की मुश्किलें आई, ये आरोप लग रहे हैं कि उस दौरान ममता बनर्जी घर में बैठी रही। उस दौरान तो सड़क पर नहीं निकली। सड़क पर कब निकली? जब अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं उन पर अंडे चले, उन पर जब संकट आया तो सड़क पर आ गई। तो इन सब के बीच ये सवाल है कि क्या ममता बनर्जी का हाल महाराष्ट्र की जो पार्टियां रही हैं, शरद पवार जी की एनसीपी थी पहले, कभी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना थी, उन लोगों का जो हाल हुआ, क्या उस तरह का हाल दीदी का भी हो सकता है बंगाल में? क्योंकि अब दीदी बंगाल से दिल्ली की तरफ आना चाहती हैं। बंगाल का जो कोलकाता का संकट है वो तो है ही, लेकिन उस संकट से राहत पाने के लिए दिल्ली फोन लगा रही हैं। इंडी गठबंधन को एक बार फिर से उस प्लेटफॉर्म को जिंदा करके उसमें बड़ी भूमिका चाहती हैं दीदी। लेकिन क्या विपक्ष के नेता इस तरह की व्यवस्था करके उनको राहत देंगे? ये भी बड़ा सवाल है। तो ये सारी बातें पश्चिम बंगाल में इन दिनों हो रही हैं और सभी की नजर टीएमसी पर है कि टीएमसी के विधायक आगे चलकर क्या रुख लेने वाले हैं। तो टीएमसी के विधायक जिस तरह से अपना रवैया दिखा रहे हैं, जिस तरह गुपचुप मीटिंग की भी खबरें आ रही हैं, कल की भी खबर है कि कई दर्जन विधायकों ने गुपचुप बैठक की और जिन 2 लोगों को निकाला गया है वो मुद्दा भी गर्म है। मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि उन्हीं दोनों ने शिकायत की थी कि उनके फर्जी साइन कर लिए गए थे नेता प्रतिपक्ष बनवाने के लिए। और अब वो 2 विधायक कह रहे हैं कि हमारे साथ तो बहुत सारे विधायक, लेकिन ये संख्या कितनी है करेंगे इसकी पड़ताल। ममता बनर्जी क्या पार्टी बचा ले जाएंगी, इसकी भी पड़ताल करेंगे। और क्या कोलकाता का जो संकट है उसमें दिल्ली से कोई राहत उनको मिलेगी, इस पर भी पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले जरा इन सारे मुद्दों पर नेताओं की प्रतिक्रिया को सुनिए। उसमें बीजेपी नेता भी हैं, उसमें टीएमसी नेता भी हैं, उनमें अन्य नेता भी हो सकते हैं। जरा पहले नेताओं की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। ধ্বংসের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর দাবিতে ধর্ণা। देखिए, ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है।
जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। और मैंने बीजेपी को धन्यवाद बोला था, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दो। आज तो आई स्टैंड विंडिकेटेड। हमारा कोई मालूम नहीं है। हम ये जानते हैं सिर्फ जो हम लोग अभी 1 महीना नहीं हुआ, जो इलेक्शन हुआ है रिजल्ट का 1 महीना नहीं हुआ, हम लोग कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है। हम लोग जो जीता है ना, वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सिंबल पे ममता दीदी का पिक्चर यूज करके हम लोग जीता है। जो जिसका जो भी करना है, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं था, खुद के बल पे कोई नहीं आया। 7 तारीख के बाद से ही तृणमूल जो है अभी ना के बराबर है। आपने देखा जो तृणमूल वाले जो है क्या स्थिति में है अभी। तो यह निश्चित रूप से जो भी विधायक है, जो कुछ बचे कुछ है, वो भी अभी बैठे हुए ये होके इनएक्टिव होके बैठे हुए हैं। ये तारकेश्वर बंगाल का हिंदू होमलैंड का बड़ा मायना करता है। इसको सामने लाने का काम और इसको यहाँ से और भी विकास तरक्की का काम ये सरकार करेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम लोग जो बोलता है सोच के बोलता है, और जो सोच बोलता है वो भी करता है। जो घुसपैठिया है उनको तो रुपया नहीं मिलेगा, ये लोग को नहीं रुपया मिल सकता है। तो ये आपने नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी, देखी, और नेताओं की प्रतिक्रिया से एक बात साफ हो रही है कि टीएमसी में संकट है। और ये संकट क्या उस लेवल तक, उस स्तर तक पहुंच जाएगा क्या जहां पर टीएमसी में कोई टूट हो जाए? क्योंकि बीजेपी वो कह रही है कि हम अपने पार्टी का तृणमूलीकरण नहीं करने देंगे, यानी हमारा दरवाजा तो फिलहाल बंद है। बहरहाल ये जो संकट है ये कितना बड़ा है और ममता बनर्जी के ऊपर कितने सवाल हो रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए एक बाइनरी रख दिया गया है। कुछ विधायकों ने ये कह दिया है कि या तो अभिषेक बनर्जी को चुन लीजिए या हमें चुन लीजिए, क्योंकि संकट अभिषेक बनर्जी की वजह से है। आज 5 की पंचायत में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो सवाल सबसे पहले आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या भतीजे पर ममता की वजह से टूट की कगार पर टीएमसी पहुंच गई है? सवाल नंबर 2 कि अभिषेक पर संकट के बाद ही सड़क पर क्यों उतरी ममता? पहले भी कुछ नेता संकट में थे लेकिन ममता बनर्जी आराम से थी। तीसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी का भी हाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के जैसा हो जाएगा, महाराष्ट्र में जैसा हुआ? चौथा सवाल कि दीदी का विक्टिम कार्ड सफल होगा क्या, क्योंकि कोशिश तो दीदी काफी कर रही हैं, सड़क पर उतरकर, हॉस्पिटल में ऑडियो वायरल है, देख ही रहे हैं आप, सुन ही रहे हैं। और पांचवा सवाल कि इंडी गठबंधन के जो विपक्षी नेता हैं ममता बनर्जी को कुछ राहत देंगे, क्योंकि कोलकाता में अब दीदी के पास काम है नहीं, दिल्ली में आकर के क्या कोई उनको जगह देंगे, क्योंकि दीदी वो जगह तलाश रही हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर 5 की पंचायत में करेंगे पड़ताल, और आज इसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेहमानों में से प्रियंका टिबड़ेवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत प्रियंका जी आपका। पवन पटेल जी, कांग्रेस के नेता। पवन जी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत 5 की पंचायत पर। संजय सरकार जी, राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के समर्थन में बातें रखते हैं। प्रकाश चांडालिया जी, जो कि राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के संपादक हैं, आज फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा सौभाग्य, वहां से बताएंगे जी। बहुत बहुत स्वागत सभी का। प्रकाश दा, पहले आप ही के पास। प्रकाश दा, ये बात उठ रही है कि क्या ममता बनर्जी जी के पास अब ये बाइनरी आ गई है क्या, कि अब 2 में से एक चुनो, या तो भतीजे अभिषेक बनर्जी को चुन लो या फिर पार्टी बचाने और विधायकों को चुन लो, क्योंकि बड़े बड़े नेता, ऐसी खबर आ रही है, बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी को ये कह रहे हैं कि टीएमसी का संकट सिर्फ अभिषेक बनर्जी की वजह से है, तो अब अभिषेक बनर्जी को इस तरह से ढोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से टीएमसी पर संकट है। और दूसरी बात, ममता बनर्जी को वो ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी अगर हट जाएं, अगर ये ना रहें,
तो बहुत सारे लोग आज भी टीएमसी में बने रहेंगे। तो क्या ममता बनर्जी उस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई हैं कि शायद किसी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो भतीजे को या विधायकों को? लालचंद जी, तृणमूल की अगर बात करें तो सिर्फ अभिषेक बनर्जी संकट नहीं है। तृणमूल के 3 बड़े संकट है। पहला संकट स्वयं ममता बनर्जी है जी, दूसरा संकट अभिषेक बनर्जी है और तीसरा संकट आईपैक है। आईपैक को लेकर बहुत सारी बातें आई। कई इनके प्रत्याशियों ने कहा कि 50-50 लाख रुपए की रिश्वत के लिए ऑफर किए गए, तब जाकर टिकट मिली। ये सारी बातें हुई। और ममता बनर्जी का जो नेतृत्व है, किस प्रकार वो अपने पार्टी के सांसदों से दूर रही, उनसे फोन नहीं उठाना, सरकार चलाने की उनकी अपनी शैली। और अभिषेक बनर्जी तो युवराज थे। तो अभिषेक बनर्जी की जो शैली थी वो तो समझिए कि एक युवराज का जो होता है, एक राजा का जो शासन चलता है, उस प्रकार से वो रहे। वह लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते थे। इन सारी चीजों की वजह से अभिषेक बनर्जी की और की वजह से तृणमूल की सरकार गई है। और आज की ताजा स्थिति लालचंद जी ये है कि जिस पार्टी के पास कल तक 80 विधायक थे, 2 को उन्होंने निकाल दिया, तो 78 पकड़िए और 41-42 उनके लोकसभा राज्यसभा के सांसद। ममता बनर्जी ने आज पहली बार कलकत्ता धर्मतल्ला पर, कलकत्ता का हार्ट ऑफ द कह सकते हैं सिटी, वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का एक कल घोषणा की थी। आज प्रदर्शन किया भी गया पहली बार। और वहां स्थिति यह है कि 41-42 सांसदों में से सिर्फ 5 उपस्थित हुए हैं। और विधायकों की बात करें तो 78 में से 10 विधायक भी वहां नहीं पहुंचे हैं। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि तृणमूल कहां जा रही है। आपने अभी जो शुरुआती भूमिका रखी उसमें कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली की ओर रुख कर रही है। लालचंद जी, इंडी गठबंधन के जितने बड़े बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता है, वे सारे लोग तो वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में है। अखिलेश यादव को ले लीजिए, तेजस्वी को ले लीजिए, उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, चाहे वो डीएमके वाले जो स्टालिन साहब उनको ले लीजिए, सारे लोगों की स्थिति तो वर्क फ्रॉम होम है। वो कहां से ममता बनर्जी को करेंगे? और दूसरी बात यह है कि जिस राहुल गांधी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को जिस प्रकार से धोया है, वे कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? अभी फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए यह है, अभी उनकी सरकार को गए 1 महीना हुआ है, हालांकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन गणतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक पद्धति के अनुसार नई सरकार गठित हुई है और विकास के काम पर चल पड़ी है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तृणमूल इसको पचा नहीं पा रही है। रोज इनके नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। कल रात को भी इनका एक विधायक गिरफ्तार हुआ है। आज कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक एमआईसी ने और इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का क्रम जारी है। और लेटेस्ट स्थिति यह है कि जिन ऋतव्रतो बनर्जी और संदीपन साहा को, ये संदीपन साहा वही है जो हमारी प्रियंका दीदी बैठी हुई है, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। प्रियंका दीदी बैठी हुई है। और सोचिए इनकी स्थिति यह है कि चुनाव जीते उनको 1 महीना नहीं हुआ है, उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। आज ये लोग विधानसभा में गए, हालांकि स्पीकर आज कलकत्ता में नहीं है, वो शायद दिल्ली गए हुए हैं। तो उसके बाद में लग रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋतव्रतो बनर्जी के पास में लगभग 50 से अधिक विधायकों की लिस्ट है, ऐसा दावा है। और ये देखिए बहुत सारे नंबर दादा मैच भी कर रहे हैं। एक तरफ इनका दावा, दूसरी तरफ सौमित्र खान जी का दावा जो बीजेपी लीडर हैं, तीसरी तरफ ममता बनर्जी की बैठक से नदारद रहे विधायकों की संख्या। ये सब आपस में एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। लेकिन संजय दा, क्या टीएमसी के अंदर दादा वो स्थिति आ गई कि अब ममता जी के सामने एक तरह से ये बिल्कुल साफ हो गया है क्या कि ममता बनर्जी को या तो अभिषेक बनर्जी से किनारा करना पड़ेगा या फिर पार्टी जो है उस पर गंभीर संकट है? दादा देखिए, सबसे बड़ा बात क्या मैं आपको बताता हूं जी। सबसे बड़ा बात है, अभी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी को अंदर में चला गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल में ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स ये रह गया। स्टेट में क्या हो गया? सीआईडी, पुलिस, एसटीएफ उन्हीं का हाथ में है। जहां तक खबर है, हेड तो बहुत बड़े बात है, बहुत बड़े बात हो रहे हैं यहाँ पर, कमी बात नहीं है। उसको अलावा भी अपना पार्टी में मैं एक चीज आपको खोल के बताना चाहता, मलाईखोर बहुत थे, ठीक है ना, मलाईखोर बहुत थे नहीं, आज भी है साथ में। कोई सत्ता का मलाई है, कुछ सत्ता में नहीं रहेंगे तो नहीं जा सकते। एक आदमी को 2 बार सस्पेंड कर दिया, को सीपीएम से भी सस्पेंड किया, टीएमसी से भी सस्पेंड कर दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी में डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पा रहा है, तो शुभेंदु एक खेल कर दिया जो तुम इस पार्टी को तोड़ के मुख्य विपक्ष की भूमिका तुम निभाओ। उनको हाथ में 55 विधायक है, आप जो आंकड़ा देना हम आपको दे रहे हैं। और अभी तक पहले लोकसभा का 20 सांसद और राज्यसभा का 6 सांसद किया है।
हकीकत है जो है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है मालूम है? आज तुम अभिषेक को ऊपर नाराजी देख रहा है। जिस समय ऋतुव्रत को नॉर्थ बंगाल भेजा था ना, हम भी नॉर्थ बंगाल में काम करने के लिए 2021 के अंतिम में गया। 22 का दिसंबर तक, 22 में मेरे को 7 नवंबर ब्रेन और हार्ट एक संग में अटैक हो गया था मेरा, तो हमने 7 नवंबर को हो गया दौरा, उसको बाद में हम गया नहीं है। वहां जिस तरफ से भेजा गया था इनको, भेजने के बाद में हम एक ही चीज देखा, संगठन से ज्यादा मादारी हाट गेस्ट हाउस, मेरा बहन बैठे हैं, हम तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, जो क्राइम किए हैं, गाय भैंस सुअर दारू महिला लेके पूरा कार्यक्रम चलाया वहां पर। संगठन घंटा करेंगे तुमको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तुम तो और भी डैमेज कर दिए। ठीक, आप स्वीकार रहे हैं ये सब बातें, अच्छी बात। नहीं, हम पहले भी स्वीकार किया था, इसके लिए हम भी किनारा हो गया। संजय जी, नहीं है। प्रियंका जी को जवाब दे। पार्टी में आने के बाद तो नहीं देखी, उनको पार्टी में लेने से पहले ही उनका एक अश्लील वीडियो सामने आया था, उसके बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी में लिया था। यानी उनकी क्या क्वालिटीज है उसको आप पहले ही जानते थे। वो कह रहे हैं प्रियंका जी कह रहे हैं कि गलत किया, इलीगल कारोबार है, गोल्ड स्मगलिंग का कारोबार है, इलीगल प्रॉपर्टीज के धंधे हैं, ये ममता बनर्जी 15 साल से जानती थी, फिर भी 10 करोड़ रुपए लेकर के अभिषेक बनर्जी ने उसको इस बार टिकट दिया। तो ये सब कुछ तो आप जानते थे, ये तो आज नहीं घटा है। नहीं, मैं ये अभिषेक का काफी क्लोज में पहुंच गया था। पार्टी संगठन 21 के बाद में, आपको 14 के बाद में ना धीरे धीरे पार्टी का संगठन, एक समय मुकुल राय को भी थप्पड़ मारा था अभिषेक, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ आज की तारीख में, कोई दो राय नहीं है। आज संगठन, हम आपको क्यों मुकुल राय पार्टी छोड़ गए? मुकुल राय को ऐसे इंसान थे, पांचों से लेकर प्रधानमंत्री तक उनको पास में फोन के बात होता था, तो उनको अगर थप्पड़ लगेंगे तो पार्टी तो जो होना था। नंबर तो आपको, नंबर 3 आपको मैं बता रहा हूं। ये दादा इस तरह की जब बात आती है ना, तो मतलब थोड़ा सा जो इमरजेंसी वाले संजय गांधी याद आने लगते हैं, सच कहूं तो। मतलब क्या ऐसे हालात वहां हो गए थे क्या? मतलब आप खुद जो कहानी सुना रहे हैं, आप देखिए, अगर मुकुल रॉय जी के उम्र और अभिषेक बनर्जी की उम्र की भी तुलना कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि क्या अभिषेक बनर्जी ने इस तरह का वहां पर एक कायम कर लिया था, इस तरह की व्यवस्था कि अपने हिसाब से बिल्कुल, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान से ऊपर जाकर चला रहे थे सब कुछ। मैं आपको एक चीज, इस बार टिकट में ना लगभग 180 आदमी को नाम कट गया था, बाद में दीदी सबको नाम लेके देके धीरे धीरे सबको किए हैं। ठीक है, 74 आदमी को टिकट नहीं दिए हैं, 5 से आदमी ज्यादा कागज से होता है ना, ठीक, यूथ कांग्रेस के साथ में कोई भी अभी जीत नहीं पाए हैं, जितने मैं हकीकत बता रहा हूँ। आज संगठन टिकट सिंबल भी जा रहा है, ठीक है, जा रहे हैं, हम सिंधे भी हो, बोलने दीजिए कि हम खत्म कर देंगे, उसके बाद हम सिंधे भी हो रहा है, अजीत पवार भी हो रहा है। अच्छा, हम सिंधे भी हो रहा है, अजीत पवार भी हो रहा है, हाँ। लेकिन दादा ठाकर भी हो रहा है, आज भी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हम अपनी पार्टी का तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे, यानी कि एकदम दरवाजा खुला हुआ नहीं है। सामिक भट्टाचार्य जी ने यह भी बात कही है। मैं आप लोगों के पास लौटता हूं, पवन पटेल जी को मुझे मौका दीजिए। अच्छा, हाँ बोलिए प्रियंका जी आपसे बल्कि सवाल इसी पर था कि दरवाजा बंद है क्या, तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे? मैं यही कह रही हूँ, और इस बात को मैंने सीना ठोक करके सबके सामने बार बार कहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल से जीते हुए कोई एमएलए को बीजेपी नहीं लेगी, जरूरत ही नहीं है। हम जनता के वोट के विश्वास पर जीत के आए हैं, और ये जितने लोग हैं इनमें से दूध का धुला कोई नहीं है, सब पर आरोप है। जिनकी बात ये अभी कर रहे थे संदीपन, उनके पिताजी जो है गोल्ड स्मगलिंग का काम करते हैं, अवैध प्रॉपर्टीज दुनिया भर की है, कुकर भर के इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, सारे मामले की जो कागज पत्तर है सब ईडी के पास जमा है। तो ऐसे लोगों की बीजेपी में जरूरत नहीं है। लेकिन मैं संजय सरकार जी को कह रही हूँ कि आज ये जब कह रहे हैं कि ये मलाई खाने वाले लोग थे, मलाई खाने वाले लोग की हकीकत आपको पहले भी पता थी। ऋतुव्रतों का अश्लील वीडियो ये सवाल है, के बाद टीएमसी ने उनको लिया था। ठीक है, संदीपन शाह के पिताजी की पूरी दास्तान ममता बनर्जी को पता होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने 10 करोड़ रुपए लेकर के संदीपन को टिकट दिया। देखिए, मौसम की तरह बदलने वाले इन लोगों के लिए
मुझे रहीम की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। बोल दीजिए। कि रहीमन विपदा हु बली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको। हित या जगत में जान परत सबको। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जब विपदा आती है तब ये जो ऐसे बरसाती मेंढक हैं, ठीक है, इनकी हकीकत जो है खुल करके सामने ये बनता है भाई कि ये ज्ञान की प्राप्ति अब हो रही है। बीजेपी इतनी बेवकूफ नहीं, अरे जो अपनी माँ के सगे नहीं हुए उन पर बीजेपी क्या विश्वास जताए। ठीक है। पवन पटेल जी जो बात कह रहे हैं कि रहमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन हो, भाई विपदा तो कांग्रेस के ऊपर भी बड़ी हुई है, और इतनी ज्यादा विपदा हुई थी कि ममता बनर्जी दीदी ने कोई भाव ही नहीं दिया था लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक। लेकिन अब दिल्ली खटखटा रही हैं वो दिल्ली आने के लिए। कांग्रेस को भी इसमें मौका दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अगले 2-4 दिनों में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी गठबंधन की एक बैठक होने जा रही है, और कांग्रेस इस समय इस बैठक के नेतृत्व के लिए अपने आप को सबसे ज्यादा मुफीद पा रही है। पवन पटेल जी, देखिए मेरा निवेदन है कि मेरी बात जब खत्म हो जाए तब बोलिएगा कुछ, क्योंकि कई बार समझ में आ नहीं पाता तो मैं जवाब दे नहीं पाता। ठीक है, संक्षेप रखिएगा, ज्यादा लंबा खाली नहीं कीजिएगा। दरवाजा जो बंद करने की बात हुई तो दरवाजा और ताले तो लग गए थे नीतीश कुमार के लिए, लेकिन सत्ता के लालची लोग वहां भी समझौता कर लिए। संकट में तृणमूल नहीं, संकट में पूरा देश था संकट में। देखिए भारतीय जनता पार्टी को फितरत को समझने का प्रयास करिए। ये चुनाव जीतने के लिए जो करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी वही कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए सभी लोग, कितने ज्ञानी लोग, कितने बड़े बड़े वक्ता लोग सब बैठे हुए हैं। क्या राहुल गांधी उनको जिन्होंने ममता की, शुभेंद्र अधिकारी कर लिया, जिसके लिए ईडी सीआईडी सादा चिटफंड घोटाला पता नहीं क्या क्या हुआ, जिसके दो लेके शाम तक मोदी जी कहते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, फिर आज उसी के दम पे सरकार आपने एक्सेप्ट कर लिया। वो वाशिंग मशीन का ये समस्या है कि दोहरा चरित्र है। आपको भी कम से कम उसकी एम्पायर की भूमिका को निभाना चाहिए। कम से कम एक वही तो कर रहे हैं, आपको बोल देना चाहिए कि भैया तुम क्या करना चाहते हो। हेरल्ड की बात आती है तो वही तो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात है। तो वैसे ही ये सब भी इन्वेस्टिगेशन की बात है। अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी चोर नहीं तो कोई और चोर कैसे हो सकता है? तो इन्वेस्टिगेशन का यही है, मुद्दा इन्वेस्टिगेशन से सॉल्व लाल जी कम से कम रोकिए तो इनको बीच में ना बोले। लाल जी एक बार निवेदन, ठीक है। वो कह रही है, वो कह रहे हैं कि आरोप लगाने से ही दोषी हो जाए तब तो बड़े बड़े नाम दोषी हैं। हाँ, तब तो दी हेरल्ड के करोड़ों रुपए किसने खाए? पवन जी बोले हम। हाँ आप ही बोल रहे थे, तो आप ही बोल रहे थे। आपने बीजेपी पर भी सवाल उठा दिया, आपने अंपायर पर भी सवाल उठाया। तो लाल जी सुन तो लीजिए, मैंने जितनी भी डिबेट की हर में आप लोग मेरे साउंड बंद कर देते हैं। कहाँ? जब ये बीच में अरे बड़ी बुलंद आवाज आ रही है पवन जी आवाज गूंज रही है। आप कह रहे हैं कि आवाज बंद कर देते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी गूंज रही है, बोलिए ना। देखिए पूरा रिदम एक बोल देते हैं। हमने पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सबसे निवेदन किया था, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दी। अब आपने क्या बोल दिया हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बोल रहा था। मैंने कहा आपकी आवाज बहुत बुलंद आ रही है, गूंज रही है, बोलिए। मोदी जी ने इनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं लगाए थे, इनकी सीबीआई से जांच की मांग नहीं की थी। जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो जांचें सारी बंद क्यों हो जाती है? ये दोहरा मापदंड किसी को नहीं दिखता है, ये कोई भी एकदम नहीं दिखा कि क्या चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, फिर यही कह रही हूँ, जांच तो बहुत सारी कांग्रेस पर चल रही है, सोनिया गांधी पर चल रही है, राहुल गांधी पर चल रही है, तो वो क्या दोषी नहीं है? क्या दोषी हो गए? जांच का काम जांच से चल रहा है, आज तक किसी की जांच नहीं रुकी, ना ही हम इन्वेस्टिगेशन के बीच में आए हैं। अगर सोनिया गांधी चोर नहीं है, राहुल गांधी चोर नहीं है, तो बाकी की जनता चोर, बस ये बाप बेटा माँ बेटा चोर नहीं है। अरे करोड़ों रुपए का घोटाला किया है माँ बेटा ने, मगर उस पर जांच चल रही है। तो जांच का मामला जो है वो जांच से सॉल्व होगा, ना ही हम कोर्ट हैं, ना ही हम एजेंसी। और जब ये कहते हैं एजेंसी हम चला रहे हैं, अगर एजेंसी हम चला रहे हैं तब तो फिर जेल में होते हैं माँ बेटा। निवेदन बड़ी विनती थी आपसे कि आप कम से कम न्याय करेंगे, लेकिन हाँ पूरा अरे आप तो बस मतलब न्याय की उम्मीद भी करना है और अंपायर पर सवाल भी उठाना है, ये जबरदस्त है। पवन जी ये जबरदस्त है कि न्याय की उम्मीद भी करनी है, अंपायर पर सवाल भी उठाना है, बुलंद आवाज आने के बाद भी ये कहना है कि मेरी आवाज काट दी गई, बंद कर दी गई। कुछ नहीं हुआ है, आवाज खत्म हो जाए, कुछ नहीं हुआ है। पवन जी बोलिए, पवन जी जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। मैंने इनके बीच में नहीं बोला,
मैंने इनके बीच में नहीं बोला, तो मेरी जब आवाज खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है ठीक है पवन जी अजीत पवार का 27,000 करोड़ आप सवाल का जवाब देंगे, आप सवाल का जवाब देंगे, जाहिर सी बात है पूरी बात सुनी जाएगी। आप सवाल का जवाब दीजिए जो पूछा है मैंने आपसे। पवन जी हाँ, क्या पूछा बताइए। हाँ, मैंने ये पूछा था कि क्या कांग्रेस इसमें एक मौका देख रही है? वही कांग्रेस जिसको ठुकरा दिया था ममता बनर्जी ने, वही कांग्रेस जिसने स्टालिन को ठुकरा दिया तमिलनाडु में, वही कांग्रेस क्या अब विपक्षी गठबंधन के एकता का मौका देख रही है? नहीं, ये मौका शब्द का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए आप किए। हम लोग संघर्ष वाले रास्ता है, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब किसी से जिससे एकता करनी पड़ेगी, जिसको भी साथ में लाना पड़ेगा, लाएंगे। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, आप ईमानदारी की बात करते हो। तृणमूल का जो 15,000 करोड़ ये तृणमूल जो टूट रही है, कहीं इसमें कांग्रेस का हाथ तो नहीं है? चलिए पवन जी ऐसे चिढ़िए नहीं, पवन जी ऐसे चिढ़िए नहीं, बीच में बातें होती रहती हैं, आप भी बात रखते हैं, वो भी बात रखती हैं, चिढ़िए नहीं, बात रखिए ना भाई, आपकी बात आ रही है। ठीक है, प्रियंका जी भी आपकी बात सुन रही है, कोई बात नहीं, प्रियंका जी भी आपकी बात सुन रही है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। नहीं, मुझे 1 मिनट रिबटल करने दीजिए। हाँ, इन्होंने रिबटल कर आरोप लीजिए। लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। हाँ। मैं इनसे पूछती हूँ कि राहुल गांधी को क्या हो गया था जब इलेक्शन हो रहा था? पश्चिम बंगाल क्यों नहीं आए? ममता के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? ये तो इंडी का हिस्सा थे। एक दिन आकर के वीडियो जारी तो किया था ना प्रियंका जी, एक दिन आकर वीडियो जारी किया था कि ममता जी ने भ्रष्टाचार करके और सांप्रदायिक राजनीति करके बीजेपी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। मैं यही कह रही हूँ, ये जो तृणमूल का विभाजन हो रहा है, ये कहीं राहुल गांधी तो नहीं करवा रहे? क्योंकि ममता को पिक्चर से साफ करना था, ममता के बाकी विधायकों को साथ रखना था, तो कहीं कांग्रेस की ही तो ये भूमिका नहीं है। राहुल गांधी और आज इंडिया अलायंस की लेकर के बैठक कर रहे हैं। भाई मेन जो चीज है वो बात इतनी है कि ममता को पिक्चर से हटाना था, बाकी के विधायक पे कंट्रोल लेना था। बीजेपी तो स्पष्ट कर दिया कि हमें गंदगी की जरूरत नहीं। ठीक है भैया, हमारे घर साफ सुथरे हैं, हम अपने घर में कूड़ा कुर्कट नहीं घुसाएंगे। ठीक है, अब रुक जाइए, अब आप दोनों रुकिए, अब आप दोनों थोड़ा सा आराम कीजिए, दोनों थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, दोनों हल्का रेस्ट कीजिए दोनों। प्रकाश दा के पास, प्रकाश दा ये बताइए कि जिस तरह से वहां से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं दादा, बीजेपी ने जिस तरह कहा कि भाई हम तृणमूलीकरण तो नहीं करेंगे अपना, ठीक है, तो क्या आपको महाराष्ट्र जैसे शरद पवार जी की पार्टी में हुआ, जैसे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में हुआ, ऐसा निकट भविष्य में होता हुआ कुछ दिख रहा है क्या वहां पर? लालचंद जी, ये तो हमारे बड़े बहुत ही प्यारे मित्र संजय सरकारदा जो बराबर धमकियां देते रहते थे चुनाव के पहले, बड़े बहुत प्यारे मित्र हैं, इसमें मुझे कोई ये नहीं है। अभी तो उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया है, उन्होंने तो कह दिया कि उनकी पार्टी का हाल जो पवार जैसा भी होने वाला है और शिंदे जैसा भी होने वाला है, और यही आसार लग भी रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के अंदर में देखिए, ये पार्टी किसी विचारधारा के साथ तो बनी नहीं थी। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे विरोधी लोग भी मानते हैं कि इस पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। और बंगाल के संदर्भ में अगर बात करें, भले वामपंथियों का यहाँ वर्चस्व नहीं है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि वामपंथियों की भी एक विचारधारा थी। अब ममता बनर्जी की तो कोई विचारधारा ही नहीं है, ममता बनर्जी तो वन मैन शो है। और इसकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भी केवल एक ही पोस्ट है ममता बनर्जी, बाकी सारे लैंप पोस्ट हैं। और ये ऐसी पार्टी है जिसने अपने चेयरमैन तक को सस्पेंड किया था। आपको याद होगा अजीत पांजा जो इस पार्टी के चेयरमैन थे, उनको ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया था, एक्सपेल कर दिया था। दादा, जब आप बता रहे हैं तो एक घटना और याद आ रही है। रेल मंत्री के तौर पर दिनेश त्रिवेदी जी ने बजट पेश किया, लेकिन उसके बाद उनकी छुट्टी करा ली गई थी। ऐसी बातें भी हुई हैं। मैं आता हूं, इस पहलू को थोड़ा और बढ़ाएंगे, इस पर मतलब विचारधारा वाला पहलू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात ये हो रही है कि क्या टीएमसी जैसी पार्टियों में जो ये संकट आए हैं उसमें विचारधारा जो सीमेंट का काम करती है, जिसका जिक्र भी प्रकाश दा कर रहे थे कि वो चीज वामपंथी पार्टियों में है। वामपंथी पार्टियां इसलिए काफी हद तक एकजुट रहती हैं। इस पहलू पर संजय जी की भी बात करेंगे, बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 की पंचायत में, जल्दी ही लौटते हैं और फिर इस पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं इस समय। सीधे मैं संजय दा का रुख करता हूं। संजय दा, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो आप हमें जरूर इसमें मदद करेंगे। जो सवाल प्रकाश दा ने उठाया कि कहीं ना कहीं टीएमसी जैसी पार्टियों में वो जो एक सीमेंटिंग फोर्स होता है विचारधारा का, आपने कहा ना, खुद ही कहा कि ये लोग, बहुत सारे लोग इसमें मलाई, सत्ता की मलाई खाने वाले थे, अब मलाई नहीं मिल रही तो इधर उधर हो रहे हैं। आप ही की बात को लेकर के आ रहा हूं कि क्या विचारधारा जब मिसिंग होती है तब ये चीजें ज्यादा होती हैं, जब कोई एक, जिसे कहते हैं कि एक बिल्कुल कंसोलिडेटेड आइडियोलॉजी अगर ना हो तब ये संकट आता है। दादा, संजय दा, देखिए, हम लोग बहुत तूफान का सामने किया है। तूफान मतलब जो 91 to 2011 तक जो तूफान का सामना हम लोग किया है ना, शायद उस समय हम लोग को लगभग 54,000 कार्यकर्ता का हत्या हुई। प्रियंका जी को पास में और भी कुछ ये रहेंगे। नरमुंड मिलते थे कई गांवों में, याद है दादा? नरमुंड मिलते थे, है ना, खोपड़ी। सुनिए ना, आपके 96 एक इलेक्शन हुआ था, सागर बोल के एक जगह है, 4 भाई को सर कट दिया था, फुटबॉल खेल दिया था, उसको मुंडी को। हम लोग को सब देखे हैं। हम लोग उस सिचुएशन जो देखे हैं, 91 इलेक्शन, 96 का इलेक्शन, 98, 99, 2004 में हम लोग को एक ही थे, एक से दीदी। अब मैं आपको 2006 आ रहा था, हम लोग को जो विधायक जो थे 29 विधायक, मतलब आपको विरोध, मतलब विपक्ष का दल का जो ये मान्यता मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वहां से लड़ाई करके दीदी पार्टी को खड़ा करके सत्ता में आई है। मैं आपको एक चीज आपको बता रहा हूँ, जो आज जो पार्टी में जो भी आया है, पूरा जो कार्यकर्ता ये सीपीएम को खिलाफ लड़ते टीएमसी को लेकर आया, वही टीएमसी कार्यकर्ता लड़ते मेरे मोहल्ला का बड़े बीजेपी को लेकर आया। मैं आपको नाम से बता देंगे जो लोग थे। एक आदमी था राजकुमार माइती, मेरे मोहल्ला में रहता है, जिसको पुलिस केस में काफी दिन, तो जब यहाँ पर मतलब जो सिंगूर आंदोलन हुआ था, यहाँ गांधी जी बन के यहाँ से पैदल गए थे। मेरे को याद है, मेरे को चावल डावल और ये लेके जाने के लिए परमिशन था, हम गाड़ी के लेके गया था, मैं इतना पैदल चल जाने पाएंगे, वो चला था। वो आदमी को साथ जो व्यवहार हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर, जो पुलिस मार खाने के चलते, पुलिस को पीटने के चलते, नवन्ना तो ऐसा क्यों हुआ दादा? ऐसा क्यों हुआ? मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ क्यों? जो कमिटेड वर्कर थे। हाँ, प्रकाश दा कुछ कह रहे थे। प्रकाश दा, मैं कह रहा था कि यही काम तो 15, जो काम ये वामपंथियों का गिना रहे, यही काम तो इनकी पार्टी ने 15 साल तक किया है। दादा का जवाब। हाँ, एमपी एमएलए से लेकर साधारण लोगों को मारा। बीजेपी के 321 लोगों की लाशें गिराई है ममता बनर्जी की सरकार ने। 321 लोग तो हैं ही साथ में दादा, चाहे कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हो, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके काफिले पर हमला हो, डायमंड हार्बर में। बोलने दीजिए, बोले। हाँ, बोलिए संजय। उसके बाद में आप खत्म गए। उसके बाद में 2011 में क्या हो गया है, जितना सीपीएम वाला कमाने खाने वाला है, जो कोई अगर साइकिल चलाते थे, माशाल्लाह, विक्रम, किसी को काम छोटा नहीं करता, कोई मोबाइल रिपेयर करता था, कोई स्कूल का गाड़ी करता था, वो अरबपति बन गया, उसने पार्टी ले लिया है। हम लोग को शहर गुनाने के लिए सिर्फ काउंसिलर लोग किया। 2011 के बाद में जो पार्टी में आया, 2016 तक मेरे सरकार जो थे एकदम 24 कैडेट सरकार थे। एक आदमी को अचानक आया है, आने के बाद में पार्टी को आज इसे हाल हुआ। आज हम लोग को दुख क्या होता है बोले तो, हम लोग को आंदोलन करके, हम लोग को पैराशूट से नहीं आया है, संजय दा एक लाइन बोल रहा हूं। मतलब टीएमसी में जब इतनी संभावना थी कि आज भी विजुअल आए हैं, प्रकाश दा, आज भी विजुअल आए जिसमें कि पैसे कटमनी वाले लौटाए जा रहे हैं। कहाँ विजुअल है वो, है ना? और कहा उधर कूच बिहार में तो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि हमने जो लिया था वापस ले लो भाई, वापस ले लो अपनी कटमनी। जहां इस तरह की गुंजाइश थी दादा, जहां इस तरह की गुंजाइश थी, वहां भी संपर्क, मतलब वहां दूसरी पार्टी की तरफ जाना पड़ा। और ये सारा इसलिए हुआ कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के नेताओं को एम्पावर किया था।
ये एम्पावरमेंट कट मनी वाला, तोलाबाजी वाला एम्पावरमेंट। सुने ये वीडियो भी देख लीजिए लाल बाबू। आप बताइए सर, बताइए क्या है वीडियो में। ये अभी 8 दिन नहीं हो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आया। भारतीय जनता पार्टी को एमएलए जो है बैरकपुर से किसी आदमी से 7 लाख रुपया मांगा तो 2.5 लाख रुपया दिया है कोस्तो बाची को आदमी को, और बाद बाकी ने बुरा तरह से पीटा गया। टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए जाता, वहां का वीडियो हम लोग उठा के रखा है। अच्छा। ये जो एक्सटॉर्शन नॉन पेरिशेबल इंडस्ट्रीज है ना, ये जो नेता को आप में जाएंगे ठीक है, वो नेता बलवान है। आपके इस चीज पर प्रियंका जी का जवाब लेता हूं। प्रियंका जी का जवाब। प्रियंका जी, वो उनका ये कहना है कि उनके बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो थे पहले उनके साथ, अब वो आपके साथ आ गए हैं, और आपने कहा है कि तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे। अगर संजय दा का आरोप सही है तो ये भी तब तो ये भी बात उठती है कि तृणमूलीकरण हो चुका है क्या। पूछिए कि जिस नेता का ये नाम ले रहे हैं वो नेता किस पोजीशन पे है, कौन से पद में है बीजेपी में। हाँ। हमने ऐसे किसी इंसान को कोई पद नहीं दिया जिसने लोगों पर अत्याचार किया हो या आतंक करके वो तृणमूल से यहाँ आया। अब बची कार्यकर्ताओं की बात, जो इनके नीचे लेवल के कार्यकर्ता थे, उन सभी कार्यकर्ताओं ने 4 तारीख को रिजल्ट निकलते ही टीएमसी ऑफिसर्स को गेरुआ रंग कर दिया और बीजेपी के झंडे लगा लिए अपने आप, क्योंकि अपने आप उन्होंने ये घोषित कर दिया कि भाई अब हमारा टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। तो बीजेपी ने किसी से नहीं कहा कि आप आ जाइए। आज अपने घर में अगर कोई अबीर गुलाल खेल लेते हैं और झंडे लगा लेते हैं, मैं तो आपको कह रही हूँ, मेरी विधानसभा में मेरे हारने के बावजूद वहां पर 100% आप बोलिए, नहीं 100% तृणमूल के ऑफिसर्स सबने मेरे पोस्टर बैनर लगा करके झंडे लगा लिए हैं। मैंने किसी तृणमूल को नहीं कहा कि आपको मैं बीजेपी में आने दूंगी या मैं आपको बीजेपी। अच्छा, मुझे एक और चीज याद आ रही है, एक और चीज याद आ रही है। एक पेट्रोल पंप था प्रियंका जी, संजय दा, एक पेट्रोल पंप था, उसके मालिक ने कहा कि हमारी ये पेट्रोल पंप पर इन्होंने कब्जा करके अपनी ऑफिस चला रहे थे। जो ही 4 मई को रिजल्ट आए, इन्होंने अपना रंग जो है हरे से बदल करके भगवा कर लिया, बोला कि हम तो बीजेपी के हैं। ये वाली बातें आई थी सामने। नहीं, मैं चीज ये प्रियंका जी, एक सवाल है आपसे। शुभेंदु अधिकारी कौन से पार्टी से आया, अर्जुन सिंह कौन से पार्टी से आया है, तापस राय कौन से पार्टी से आया? एक मिनट, ये किस पार्टी से आए हैं, कौन आए हैं? इनको तो हमने इलेक्शन के दिन नहीं लिया है। हाँ, ये इलेक्शन से पहले आए दादा, ये सब इलेक्शन से पहले आए और इलेक्शन से काफी पहले आए हैं, और इनको आप लोगों को अकल नहीं आई, मगर इन लोगों ने बता दिया था आज से 6 साल पहले शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया था कि अभिषेक बनर्जी की गुंडागर्दी के लिए इन लोगों ने तृणमूल छोड़ा। इवन शुभेंदु दा जो आज सीएम है, उन्होंने आकर के संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद वो है और बताया था कि ममता बनर्जी की पार्टी में अभी सिर्फ एक ही इंसान की चल रही है और वो है अभिषेक बनर्जी। ठीक है, तो ये पार्टी जो है आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चल रही, इसलिए उन्होंने छोड़ी थी। ठीक है, पवन पटेल जी, क्यों नहीं आई? आप लोगों ने विरोध किया। ठीक है, अब आप दोनों जरा रुक जाइए दोनों जरा। पवन पटेल जी, जब फाल्ता का उपचुनाव हुआ ना, तो फाल्ता के उपचुनाव में यह दिखाई पड़ा कि ठीक है, बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीती, दूसरे नंबर पर सीपीएम और तीसरे नंबर पर कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई। फाल्ता का जो उपचुनाव का नतीजा रहा, वो कांग्रेस को एक संदेश दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में अपने आप को एक बार फिर से खड़ा करने की गुंजाइश है। अगर अधीर दादा के बताए रास्ते पर चला जाए तो कांग्रेस के लिए आज भी वहां गुंजाइश है अपनी पार्टी को वापस खड़ा करने की। पवन जी, पूरे देश में गुंजाइश है, नियम के हिसाब से हो जाए, ईडीसीआईडी बंद हो जाए। हम कहते तो झूठ बोलने में इनकी आएगी, एक के बाद एक झूठ। आप अभी पैसे लेन देन की बात कर रहे थे, सबने वीडियो देखा होगा। अरे भाइयों और बहनों, आपने वो वीडियो देखा, ऐसे पैसे रख रहे थे, ऐसे पैसे रख रहे थे, आज सीएम बन गए, सबने वीडियो देखा होगा। तो लेन देन की बात यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा है। एक बात कहता हूँ कि अभी जितने लोग बोले कि पार्टी टूटी का कगार पे है, सब जा रहे हैं। अगर अभिषेक बनर्जी से इतनी दिक्कत थी तो चुनाव के पहले चले जाते ना। वही अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी वोट प्रचार कर करके चुनाव जीता है, 40% से ज्यादा इनको वोट मिले हैं। लेकिन आज इनके नैन जाग गए हैं, इनका मोदी प्रेम जाग गया है, इनका अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो गया है। गजब का तमाशा भैया, अरे पहले ही चले जाते ना। हम कहते हैं सबसे पहले इस देश में दल बदल कानून लागू करिए कि अगर कोई किसी विचारधारा में चुनाव लड़ता है
तो 5 साल उसको उसी विचारधारा में रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की बढ़िया तर बंद हो जाएगा, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है। अगर वो लागू हो गया करके दिखा दे बस। ये बोली मिर्ची लगी आपको, लगी ना मिर्ची आपको लगी मिर्ची, मुझे पता था आपको मिर्ची लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। गजब हाल है। क्या मौकरी बना रहे पवन जी, पवन जी क्या मौकरी बना रहे हैं। क्या बोलते सब लोग हंस रहे हैं पवन जी। देती थी, अब रुपया पतला होता देश मजबूत होता है। 2 विधायक में 7 राज्य पूरी तरह से अगर दल बदल कानून लागू हो जाता तो अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में नहीं बन पाती, बीएसपी के लोगों को तोड़ करके। ताजा उदाहरण, 2 विधायक में 7 राज्यसभा सांसद। मोदी मैजिक देखो कमाल, पंजाब में मोदी मैजिक क्या कह सकते हैं, कोई जवाब ही नहीं, सब लाजवाब है। तो ये कहते रहिए, करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी कि कितना बैंक बैलेंस बढ़ गया। भारतीय कांग्रेस पार्टी बहुत करप्ट, कितना बैंक बैलेंस बढ़ गया। एक नीट की पेपर देखिए, संकट में युवाओं का कैरियर खतरे में है। नीट का पेपर नीलाम ये कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नहीं है। घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं पवन जी, सारे मुद्दे लेकर के आ रहे हैं और घूम रहे हैं। बतौलेबाजी को पूरा नहीं कर सकते हो, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए खरीद फरोख्त जारी रखिए। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अब आपकी बात हुई पूरी, आपकी बात हो गई पूरी। अब मैं कहता हूं दल बदल पर पूरी तरह रोक लग जाए तो राजस्थान में जैसे गहलोत जी की बीएसपी के एमएलए को लेकर सरकार बनी थी, वो कैसे बनेगी पवन जी? वैसे भी गिन चुन करके बचे हैं, बचे ही कहां हैं, कांग्रेस बची ही कहां है। उसके बावजूद ये इस तरह से जो ये कर रहे हैं, लग रहा है कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में बैठे हैं। देखिए यही तो हम भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी सीरियसनेस आनी जरूरी है। यही राहुल गांधी करते हैं और यही इनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अरे आइडियोलॉजी कहाँ है? हमने तो नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, इन्हीं के पार्टी के नेता ने कहा, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा कि हमारे साथ संपर्क में तृणमूल के एमएलए हैं। मैंने इसीलिए प्रियंका जी इसीलिए मैंने कहा कि अधीर दादा के रास्तों पर अगर चलें तो कुछ संभावना बन सकती है। चलिए, अच्छा कहा, आपने भी कहा, सबने एक ही चीज तो कह रहे हैं, कोई अंतर है ही नहीं है। पवन पटेल जी को तो कांग्रेस से ज्यादा तृणमूल की चिंता है। वो कैसे प्रकाश दा, वो कैसे? संविधान की चिंता है, जो खरीद सबसे वो तृणमूल की बातें किया जाए तो बंगाल और दिल्ली में ममता बनर्जी से राहुल गांधी ने लड़ाई क्यों करी? हिम्मत है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया अलायंस का चेहरा ममता बनर्जी बने। इसीलिए अब ये दौड़-धाम जो हो रही है, इसमें मैं आपको बता रही हूं कि बहुत बड़ी। ठीक है, अब रुकिए जरा। पवन पटेल जी, मुझे आप बताइए जरा, संविधान की बात बहुत बार आती है, संविधान की चिंता क्या इमरजेंसी लगाकर की जा सकती है? संविधान की चिंता क्या वक्फ बोर्ड जैसे कानून को जारी रख करके की जा सकती है? संविधान की चिंता क्या यूसीसी को दरकिनार करके की जा सकती है? संविधान की चिंता क्या शरिया कानून को अलाउ करके की जा सकती है? बताइए। नहीं, संविधान की चिंता देखिए, आप भी उसी पैटर्न में चल रहे हैं। पहले प्रश्न जो है विपक्ष से, सरकार से पूछा जाता, आप प्रश्न विपक्ष से कर रहे हैं। अब बताइए। ठीक है, पवन पटेल जी कह रहे हैं कि उनसे मैं सवाल पूछूं ही नहीं। ये सारी जितने सवाल आपने पूछे हैं, इन्हीं रस्तों पर तृणमूल चल रहा था और पश्चिम बंगाल ने उनको रिजल्ट दे दिया। नीलबटन ने हमको बोलने दीजिए ना। ये शरिया का जो लॉ की बात आपने करी ना, शरिया वाली हरकतें तृणमूल कर रहा था पश्चिम बंगाल में, कई जगहों पे कर रहा था। कई जगहों पर इन्होंने रेडियो टेलीविजन सब बंद करवा दिए थे। तो जवाब तो मिल गया, नीलबटन नील जंटा ने बता दिया। नहीं, इस बार नील नहीं है, इस बार 2 है। इस बार कांग्रेस के कितने 2 एमएलए जीते हैं, 2 एमएलए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं तृणमूल के लोगों को डराया जा रहा है, ईडी सीबीआई दिखाई जा रही है। सर 2021 में हम जब जीत कर आए थे तो कितने लोग जीत कर आए थे? 77। तृणमूल तो फिर भी 80 है जी। हमारे कितने एमपी थे तृणमूल के? फिर भी 28 है। ठीक, ये एक पहलू है कि हम आइडियोलॉजी पे चल रहे थे। ये एक पहलू है कि नॉर्मल अपोजिशन, नॉर्मल अपोजिशन। पवन जी आयुक्त के दम पे चल रहे हो आप। पवन जी,
इसी पर जवाब दीजिए, इसी पर जवाब दीजिए पवन जी। मोदी जी ने कहा उसको नहीं पवन जी सुनिए पवन जी, किसानों को शहीद करने की आइडियोलॉजी, ठीक है पवन जी अब रुक जाइए। पवन जी एक सवाल का जवाब दीजिए। पवन जी, बाकी राज्यों में भी जैसे बाकी राज्यों में भी जीत हार होती है ना पवन जी, बाकी राज्यों में भी जीत हार होती है ना। मान लीजिए कांग्रेस भी एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे राज्यों में है। मैं आपसे मतलब कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं, ऐसे भी पूछ रहा हूं कि बंगाल में टीएमसी उसी स्पिरिट में क्यों नहीं कर रही। बंगाल में अभी प्रियंका जी ने कहा कि हमारे 77 विधायक थे, इनके तो 80 हैं। 80 विधायकों के साथ एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बढ़िया व्यवहार के साथ जनादेश का सम्मान करते हुए अपनी पार्टी को क्यों नहीं मजबूत कर सकती? इसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है पवन जी। नहीं, मजबूत करने का वही तो बोल रहे हैं ना कि ग्राउंड में मजबूत कर रहे हैं। जो विधायक बन के उसके आप ईडी सीआईडी भेज रहे हो ना, इसके तो अनेक अनगिनत उदाहरण है ना। और उसको हाईलाइट करके आप दिखा रहे कि जो महाराष्ट्र पे वो यही हो रहा, महाराष्ट्र पे वो यहाँ भी हो रहा, आपका सुपड़ा साफ हो रहा, आपका बैंक बैलेंस वही तो बोल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर पुलिस को व्यवहार करके इन लोगों ने केसेस करवाए थे। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मेरे ऊपर 4 केसेस है, 4 केसेस दर्ज किए थे। हम तो इधर से उधर नहीं हुए, हमें तो कोई इधर से उधर नहीं कर पाया। डरते कौन है? नहीं प्रियंका जी सिर्फ आप ही का उदाहरण नहीं, पवन जी की पार्टी का भी उदाहरण ले लीजिए। पवन जी की पार्टी का भी उदाहरण ले लीजिए। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दूसरी जगह पर हो, पवन जी की पार्टी के भी विधायक तो बिल्कुल पार्टी के साथ है ना भाई। मध्य प्रदेश का आपको पता ही होगा, एक गोपाल भार्गव है विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आत्मसात किए बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई उपयोगिता नहीं। मुरली मनोहर कोई उपयोगिता नहीं। तो कांग्रेस से इनको सरकार हासिल कराया गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, जो कांग्रेसी हैं, ठीक है, बता रहे क्यों कि टीएमसी के संकट पर अब सीधे संजय दा से सवाल। कांग्रेस को नहीं, अपने जो विचारधारा थे उसको। ठीक, संजय दा थोड़ा, संजय दा अब रुक जाइए। बंगाल पर वापस आते हैं, बंगाल पर वापस आ गए। संजय दा थोड़ा भविष्य का, फ्यूचर का, संजय दा थोड़ी फ्यूचर की तस्वीर बताइए। आपको क्या लग रहा है कि टीएमसी जो है वो अपने आप को संभाल पाएगी इस संकट के बाद? क्योंकि ममता दीदी सड़क पर अब चाहे अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ही सही सड़क पर उतर रही हैं। तो क्या कोलकाता से लेकर दिल्ली तक संजय दा, एक तो सबसे पहले वहां अपने विधायकों को संभालना एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, और दूसरा दिल्ली में आकर के इंडी गठबंधन में अपनी भूमिका को बड़ा करना या अपनी भूमिका को रखना, क्या संभावना लग रही है संजय दा आने वाले दिनों में? देखिए, जो पार्टी से निकाल जा रहा है निकाल जाने चाहिए। क्यों बता, मलाई खोर को रखना नहीं चाहते हम लोग। चला और बहुत बड़ी संख्या हो गई तब दादा। सुनिए ना, एक चीज हम बोल रहे हैं, अगर एक भी नहीं रहेंगे ना तो भी चलेगा, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आज रास्ता में दीदी को जिस तरह से आदमी आया है, जनता का ललकार जो दिखाई दिया है, ये आज के हैं। अगर आपको चैनल में भी वीडियो है तो देख लीजिए जी। हमने वो वीडियो देखा है जिसमें वो वीडियो देखा है दादा, जिसमें 2-3 सांसद और 7-8 विधायक पहुंचे हैं। नहीं, हम विधायक छोड़ दीजिए, हम जनता से बात करते हैं। अच्छा, आम जनता की बात। छोड़ दीजिए ना। सुनिए एक चीज बता, विधायक छोड़ दीजिए। सुनिए, दीदी अगर 1 साल रास्ता में रह जाएगी ना, पार्टी तो घूमेंगे नहीं, भयंकर रूप से। मालूम है, एक घायल संकट तो भाईपों पर है, संकट तो भाईपों की वजह से है दादा। सुनिए ना, आप ना डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले लीजिए। प्रकाश जी, हमको कुछ बोलने का नहीं रहेंगे, आप झंडा लेके काम कीजिए, मेरे को कोई एतराज नहीं है। अच्छा। घायल सैनी और घायल नागिन नहीं, कितना वो कह रहे हो सकता है, वो कह रहे हैं नहीं, मैं संजय जी की तरह झंडा नहीं उठाऊंगा। घायल सैनी और घायल नागिन कितना भयंकर हो सकता है, ये अंदाज नहीं है। 5 साल इसको देखने के लिए, 5 साल के देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा, हिंदुस्तान को जो सिचुएशन आज के तारीख में है ना, कब का हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। रास्ता में कब भारतीय जनता पार्टी, चलिए यही वाली बात, यही वाला दिलासा कम से कम टीएमसी के विधायकों को दीजिए, टीएमसी के नेताओं को दीजिए, यही वाला दिलासा दीजिए। नहीं, हमको विधायक को जरूरत नहीं, एमपी को जो जा रहा है जाने दीजिए, हम एमपी एमएलए तैयार कर लेंगे, एमपी एमएलए दोबारा तैयार कर लेंगे हम। हमको जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत है ही नहीं एमपी एमएलए को, जो जाना है चला जाए। यानी कि अगर सांसदों विधायकों ने साथ छोड़ा तो अब
आम लोगों पर आ गए कि चलो आम लोग तो आ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप कि बाद में बना लेंगे सांसद विधायक। ये संजय दा ने बहुत सही कहा कि इनको हाँ, प्रकाश जी। की जरूरत नहीं है। संजय दा, आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि आपकी पार्टी को एमपी एमएलए की जरूरत नहीं, इसीलिए आप लोग उनके फर्जी सिग्नेचर करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, इस पहलू पर प्रकाश दा, इस पहलू पर मैं आ रहा हूं कि ये प्रकाश दा ये क्या आ बैल मुझे मार वाली बात नहीं हुई। बताइए कि नेता प्रतिपक्ष के लिए 41 विधायकों का सिग्नेचर काफी था, ये क्यों किया? ये जानबूझ करके इतने संकट के बीच एक और संकट मोल लेने वाली बात नहीं हुई प्रकाश दा? ये जनाब बिल्कुल हुई, और इसका लेटेस्ट एक बिल्कुल समझिए कि ये तो संविधान का कितना बड़ा खिलवाड़ किया इन लोगों ने, इनको पता नहीं है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी इसी प्रकार के काम 15 साल तक करते रही है सर। यहाँ पर कबीलाई शासन था, यहाँ पर किसी की कोई कद्र नहीं थी, इज्जत नहीं थी, इनके सामने पार्टी में कोई बोल नहीं सकता। सेंट्रल में है क्या मोदी अमित शाह के खिलाफ कोई बोल पाते हैं? मोदी अमित शाह के खिलाफ कोई बोल पाते हैं? संजय दा, आप तो संजय दा टीएमसी के वेल विशर है ना। संजय दा टीएमसी के आप वेल विशर है, आप ही बताइए संजय दा, इसकी जरूरत थी? संजय दा, इस फर्जी सिग्नेचर की जरूरत थी क्या? ऐसे ही 41 विधायक सिग्नेचर कर देते हो जाता। मैं आपको बता रहा हूं जी, आपको मैंने पूछा है लालचंद जी, एक लेटेस्ट और बता दूं मैं कि अच्छा, लेटेस्ट कुछ बता रहे हैं? हाँ बताइए। विधायकों का फर्जी हस्ताक्षर जो घोटाला किया इन लोगों ने, वो की चोरी इनकी पकड़ में आ गई और जिसकी सीआईडी जांच चल रही है, उससे बचने के लिए अभिषेक बनर्जी ने एक नया लेटर जो है आज विधानसभा में भेजा है। विधानसभा में आज स्पीकर थे नहीं, कुणाल घोष लेकर के गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभिषेक बनर्जी ने सिर्फ ये लिख दिया है कि शोभन दा को विपक्ष का एलओपी बना दिया जाए, फिराद हकीम को चीफ व्हिप बना दिया, खाली की चिट्ठी लिख दी है, उसमें एक भी एमएलए की सिग्नेचर के साथ में कोई फॉरवर्डिंग नहीं है और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। 8 तारीख को सीआईडी ने बुलाया है, आपको कल बुलाया था, वो नहीं गए, दिवाली का बहाना बना दिया। 8 तारीख को सीआईडी के सामने फिर उपस्थित होना है, आपको इस फर्जीवाड़े का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले ये फर्जीवाड़ा किया क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये डायमंड हार्बर मॉडल का एक्सटेंशन था कि चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान डायमंड हार्बर मॉडल और उसके बाद ये फर्जी सिग्नेचर भी उसी मॉडल का हिस्सा? संजय दा, ये उसी की तो कड़ी है, ये श्मशान बनाने वाले थे ना, बिजली की चुल्ली बनाने वाले थे। 4 तारीख के बाद बोल रहे क्या? आप संजय सरकार है, आप संजय सरकार है, जवाब हमको। हाँ, संजय दा का जवाब। प्रकाश दा रुक जाइएगा संजय दा। आप भारतीय जनता पार्टी करना तो झंडा लेकर आ जाइए, बात कर लेंगे ना कोई। संजय दा आप जवाब दे दीजिए। संजय दा, अगर गलत किया है तो उसको कार्रवाई हो, जो गलत किया उसको अरेस्ट करके लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता दें, मोदी और अमित शाह के बाद में किसी को बात भारतीय जनता पार्टी को चलता है, वहां पर भी तो सब लैंड पोस्ट है। नहीं, आप फर्जी सिग्नेचर पर आइए ना दादा, फर्जी सिग्नेचर की जरूरत क्या थी? नहीं, अगर फर्जी है तो आप उसको क्या अगर जांच कीजिए। अगर क्या, वो तो विधायक कह रहे हैं दादा, विधायक खुद कह रहे हैं, टीएमसी के विधायक खुद कह रहे हैं, इसलिए अगर हटा दीजिए, टीएमसी का विधायक खुद जो है शिकायत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 8 करोड़ रुपया कैश मिला था कर्नाटक में। कर्नाटक में कैश मिला था माधव को घर से। प्रियंका जी कुछ कह रही है, प्रियंका जी का जवाब। प्रियंका जी कुछ कह रही है। प्रियंका जी, पहले तो इनकी ये बात कहना ही गलत है कि टीएमसी के विधायक टीएमसी छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं, सारे चले जाएं। अरे वो कहीं नहीं जा रहे, वो टीएमसी अपने पास रख रहे हैं। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को निकाल रहे हैं, इस बात को समझिए। टीएमसी तो विधायक के पास ही रहेगी। टीएमसी पार्टी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को निकाला जा रहा है। हाँ, यानी कि ये महाराष्ट्र वाला मॉडल जहां से हमने शुरुआत की थी। पवन जी, महाराष्ट्र वाला मॉडल जहां से शुरुआत की थी, हमने बात की। वाह पवन जी, महाराष्ट्र वाला मॉडल जहां से हमने शुरुआत की थी। वही तो हमने कहा कि इतना बड़ा भाई, हमने पहले कहा तो आपने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया कि अगर उनको बाहर निकालना था तो जब चुनाव प्रचार करने गई थी तब ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार नहीं करने देते, तब अभिषेक को चुनाव प्रचार नहीं करने देते, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा और अब भारतीय जनता पार्टी से तालमेल होने लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरे दम है तो अपने दम पे जीतो ना, दम है तो मोदी जी की नीतियों पे जीतो ना, दूसरे के कंधे में बॉडी रख करके चलाते
चाहते हो? दम है तो अपनी बातों को पूरा करो, दम है तो मोदी जी ने जो बोला था उनको पूरा करो। साथ में इनकी बोलने की बड़ी बीमारी है। आप दूसरे का भ्रष्टाचार रुक जाइए, नहीं दिखेगा आपको, इंटायर पॉलिटिकल साइंस रुक जाइए, रुक जाइए, आप रुक जाइए, रुक जाइए। इधर उधर घूमने से, गोल गोल घूमने से कुछ नहीं होगा। बंगाल और टीएमसी, बंगाल और टीएमसी, प्रकाश दा, आने वाले दिनों में क्या लग रहा है? महाराष्ट्र जैसा प्रियंका जी कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका दी ने जो कहा है वही होने जा रहा है। और वही पश्चिम, और एक बात और बताइए, पवन पटेल जी अगले 5 साल तक इस गुट का एक भी विधायक बीजेपी में शामिल नहीं होगा। इस बात की आप नोट कर लीजिएगा, इनका अलग गुट बनेगा। प्रकाश दा एक बात और बताइए, ममता दीदी क्या करेंगी? ममता दीदी भतीजे को चुनेंगी या विधायकों को? ममता बनर्जी अब अपना वनवास का जो जीवन है वो जिएगी। उनके राजनीतिक जीवन का समापन हो चुका है। जनता ने देख लिया कि सरकार में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार भ्रष्टाचार किया, हिंसा फैलाई और तुष्टीकरण किया, राष्ट्रपति का अपमान किया है, कितना हिंदुओं को डराने का काम किया, आबादी को, मुसलमानों को नहीं चाहती है। अगर मुसलमानों की हिमायती थी तो इस बार ममता बनर्जी ने सिर्फ बंगाल की जनता को डराने का काम किया है, वो अब नहीं चलने वाला है। हम एक सवाल पूछते हैं इसको, प्रकाश जी को। प्रकाश जी, 2023 मार्च, ठीक है, माधव विरोपक्षा को घर से 8 करोड़ रुपया मिला था भारतीय जनता पार्टी को विधायक। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये क्या है प्रकाश जी? ठीक है, जो भ्रष्टाचार होगी उस पर कार्रवाई होगी। प्रियंका जी जवाब दे रही है। प्रियंका जी ने तो कह दिया कि जो कानून है वो अपना काम करे ना। बिल्कुल कानून काम करेगा। एक एक करके बोलिए, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? एक एक करके बोलिए। प्रियंका जी जवाब दे रही है, एक एक करके बोलिए। देखिए, बार बार एक ही बात कह रही हूँ। संजय जी सुनिए, आपकी और मेरी बात सेम है। मैं आपकी बात ही कह रही हूँ, जो संजय जी कहना चाह रहे वही कह रही हूँ कि कौरवों के ध्वंस होने का कारण था धृतराष्ट्र का अंधा प्रेम, और टीएमसी के सर्वनाश का कारण है ममता बनर्जी का अंधा प्रेम। क्योंकि इतना होने के बावजूद ममता जी ने कल ही कहा है लाइव में कि सब मुझे कह रहे हैं अभिषेक को छोड़ दो, लेकिन मैं अभिषेक को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो ये संकेत है कि अभिषेक बनर्जी को अगर नहीं छोड़ेंगी तो क्या पार्टी का नुकसान करेंगी? पार्टी का नुकसान करेंगी संजय दा? तो पार्टी में जंग लग चुका है, दीदी खड़ा हो जाएंगे। प्रकाश चंडलिया, मत सोचो, अगर यही बोल नहीं पाया वो 8 करोड़ रुपए उसको घर से मिला था, वो भ्रष्टाचारी है। बोलो मैं कह रहा हूँ लालचंद जी, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। यही संजय नायक जिन्होंने हमको 4 मई को मारने की हमकी धमकी दी थी। वो तो मैं उसका गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ उसका, मैं ही गवाह हूं। प्रकाश ऐठन नहीं गई और इसी चीजों की वजह से आपकी सरकार गई है और पतन हुआ है। कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। आपको अगले लोकसभा चुनाव में प्रार्थी नहीं मिलेंगे, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपको प्रार्थी नहीं मिलेंगे, आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ तो हिंट मिल रहा है, हिंट मिल रहा है कि ममता दीदी क्या करने वाली हैं। हिंट संजय दा ने भी कहा, विधायक जाएं, सांसद जाएं, चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। पवन पटेल जी, प्रियंका जी, प्रकाश दा और साथ में संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस